जो बच्चे अभी भी ये सोचकर बैठे हैं कि हमारे लिए तो भगवान ही उतर कर आएंगे और वही हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे, उसके बाद ही हम लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। तब तक हम कुछ नहीं करने वाले हैं। तो मेरे बच्चों, मेरे छोटे भाई बहनों, इस बात को ध्यान रखना, भगवान ऊपर से करके नहीं आने वाले। भगवान ने ही हम लोगों को यहाँ पर आपकी मदद के लिए भेजा है, ये ध्यान रख लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग अभी अपनी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, इन टॉपिक्स को तैयार नहीं कर रहे हैं, जो हम वीडियोज आपके लिए बनाकर आपको दे रहे हैं, आप उनको गौर से नहीं पढ़ रहे हैं, उनको कंसंट्रेटेड होकर नहीं पढ़ रहे हैं, सीरियसली नहीं ले रहे हो, अभी से तुरंत आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। मेरे साथ जो भी टॉपिक मैं करवा रहा हूँ वो करते जाइए, अभी भी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं। हेलो क्लास 10, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, है ना। अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। जैसे कि आपके एग्जाम बहुत नजदीक हैं, तो आपके ऊपर जो प्रेशर है एग्जाम्स का वो बढ़ता ही चला जा रहा होगा और आप उस एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करने में लगे हुए होंगे, ठीक है। वो ऐसे कौन से बच्चे हैं जो एग्जाम के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं? प्लीज कमेंट करके बता देना, जिससे कि मैं उनके लिए कुछ सॉल्यूशन लेकर आ सकूं, ठीक है। चलिए फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना एक चैप्टर है मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़कर जाने चाहिए, आपको प्रिपेयर करके जाने चाहिए एग्जाम में, है ना, तो वो सारे टॉपिक मैं इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ, जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके देखे गए हैं कई बार, ठीक है। चलिए फिर ज्यादा देरी ना लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैंने इस वीडियो में लिया है हार्डशिप फेस्ड बाय यूरोप इन द 1830s, ठीक है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चे छोड़कर चले जाएंगे, इग्नोर करके चले जाएंगे, वो सिर्फ सिल्क रूट पढ़कर चले जाएंगे, या फूड वाला जो टॉपिक है उसको पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन इस पर कम बच्चे ध्यान दे पाएंगे। हार्डशिप फेस्ड बाय यूरोप इन द 1830, मतलब 1830s के दौरान जो यूरोप है उसने किस तरह की कठिनाइयों का सामना किया, है ना। तो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है राइज इन फूड प्राइसेस ड्यू टू अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेफ्ट द कंट्री पुअरर। तो एक छोटी सी कहानी है बच्चों, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले इस पॉइंट को हम समझें, तो कहानी ये है बच्चों कि जो यूरोप है वो 1830s के दौरान आलू की जो खेती है ना, पोटैटो की खेती पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो यूरोप वाले अमेरिका की तरफ माइग्रेट कर रहे थे, तो वहां से उनको आलू की फसल के बारे में पता लगा। उनको पता चला कि यार आलू एक ऐसी फसल है, एक ऐसी क्रॉप है जिसको हम बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, हम यहाँ पर कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो यूरोप है पूरी तरह से पोटैटो की क्रॉप पर डिपेंड हो गया, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, जब ओवर द टाइम जब यूरोप की डिपेंडेंस पोटैटो क्रॉप के ऊपर ज्यादा बढ़ गई, तो उससे क्या हुआ, एक बार जब आलू की फसल थी उसमें क्या हुआ, कुछ बीमारी लग गई। बीमारी लग जाने की वजह से जो फसल थी वो पूरी तरह नष्ट हो गई, पूरी तरह खराब हो गई, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, लाखों लोग इसमें भूखमरी से मारे गए, ठीक है। ये जो पॉइंट है उसी बात की तरफ इशारा करता है। दूसरा नाम भी दिया जाता है आयरस पोटैटो फेमाइन, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये मैंने स्टोरी आपको समझाई कि इस पॉइंट से क्या मतलब है इस बात का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे समझते हैं द रेशियो ऑफ राइज इन पॉपुलेशन वॉज लार्जर देन दैट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लीडिंग टू ओवर क्राउड स्लम्स। तो इस बात से यहाँ पर ये मतलब है बच्चों कि जो पॉपुलेशन की जो बढ़ने का जो रेशियो है ना, वो एम्प्लॉयमेंट के रेशियो से ज्यादा होता जा रहा था। मतलब वहां पर एम्प्लॉयमेंट कम था और पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती चली जा रही थी, ठीक है। जिससे क्या हो रहा था, जो यूरोप था वो ओवर क्राउडेड होता चला जा रहा था, मतलब वहां पर रहने की भी जगह कम पड़ रही थी, ठीक है, और भीड़ बढ़ती ही चली जा रही थी एक तरीके से, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट था नहीं, लोग काम नहीं करेंगे तो खाएंगे पिएंगे क्या, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर हो रही थी। राइज इन पॉपुलेशन वॉज लार्जर देन दैट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम था और पॉपुलेशन बढ़ती ही चली जा रही थी, और एम्प्लॉयमेंट कुछ था ही नहीं, ये मान लीजिए बहुत ना के बराबर। और हमें नेक्स्ट पॉइंट में ये समझने को मिलता है कि जो हमारे किसान लोग थे वो किसका बर्डन झेल रहे थे, फ्यूडल ड्यूज का वर्डन यहाँ पर झेल रहे थे। फ्यूडल ड्यूज से मतलब क्या होता है, फ्यूडल ड्यूज से मतलब ये है जो लोअर क्लास होती है उसको अपर क्लास को कुछ एक तरह से ये बोल सकते हैं पर मंथ कुछ रुपया उनको देना पड़ता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फ्यूडल ड्यूज, ठीक है। तो वो भी जो फ्यूडल ड्यूज थे वो भी धीरे धीरे इनके बढ़ते चले जा रहे थे, उनका बोझ इन पर बढ़ता चला जा रहा था। एंड ऑब्लिगेशंस इन सम रीजन्स ऑफ यूरोप, और जो पीजेंट्स थे वो जो यूरोप के एरियाज थे, है ना, उनमें ऑब्लिगेशंस भी उनको झेलनी पड़ती थी, ठीक है। साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है अनहैप्पी विद फूड प्राइसेस अर्बन डिवेलपर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट फोर्स द अबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉज, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग थे वो फूड प्राइसेस के बढ़ जाने से भी काफी अनहैप्पी थे। साथ में जो अर्बन
अर्बन डवेलर से यहाँ पर ये मतलब है जो सिटी में रहने वाले लोग होते हैं या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने किस चीज पर जोर दे रहे थे, अबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉज। ये सारी चीजें यहाँ पर यूरोप वालों को फेस करनी पड़ रही थी ड्यूरिंग द 1830s। ठीक है, तो ये कुछ खास बातें बच्चों जो आपको ध्यान रखनी। चलिए, मुझे लगता है ये टॉपिक आपका प्रिपेयर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिया है ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। पहला मैंने पॉइंट यहाँ पर लिया है, सिल्क रूट्स आर ए गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम यहाँ पर एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हैं, और वो क्या है, सिल्क रूट। तो हमारे पुराने टाइम में क्या है, सिल्क रूट्स हुआ करते थे, जिनसे हमें ये पता लग पाया कि हमारा जो ट्रेड है और कल्चर है वो किस तरीके से एक दूसरे से लिंक्ड है या एक दूसरे से एक्सचेंज हुआ। ठीक है, तो जो सिल्क रूट्स थे ना, वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने। ठीक है, कैसे, सिल्क रूट आर ए गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड। तो ये बहुत अच्छे एग्जांपल हुआ करते थे प्री मॉडर्न वर्ल्ड में वाइब्रेंट ट्रेड के। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में क्या था, इन सिल्क रूट्स के थ्रू ही यहाँ पर हमें ट्रेड देखने को मिलती है एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है, तो सिर्फ उसमें ट्रेड तो होगा नहीं, उसमें तो बहुत सारी चीजें शामिल होंगी साथ में, है ना। हमारे कल्चर भी एक्सचेंज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं तो हम अपने साथ में बहुत सारी चीजें लेकर चलते हैं अपने साथ में। ठीक है, एक मनुष्य, उसकी अपनी खुद की भी कुछ आदतें होती हैं, है ना, उसका खुद का कुछ खाना होता है, उसके जो कंट्री है उसमें कुछ फेमस चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ समझते हैं, सिल्क रूट्स पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज एंड फ्लो ऑफ प्रीशियस मेटल फ्रॉम यूरोप टू एशिया। ठीक है, तो जो सिल्क रूट्स हुआ करते थे, तो सिल्क रूट हमें यहाँ पर किस तरह पॉइंट आउट करते हैं, यहाँ ये हमें इंपॉर्टेंट समझाते हैं कि जो सिल्क रूट हुआ करते हैं उधर से मेनली सिल्क कार्गो, चाइनीज सिल्क कार्गोज का ट्रेड हुआ करता रहा होगा। ठीक है, साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइनीज सिल्क कार्गोज का ही यहाँ पर ट्रेड हुआ करता था, इसके साथ साथ पोल्ट्री वगैरह भी यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती थी। ठीक है, तो मेनली इनका नाम सिल्क रूट पड़ा क्यों, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग में सिल्क का ही ट्रेड होना शुरू हुआ था, या सिल्क ही इन रूट्स के द्वारा इधर से उधर जाती थी, इस वजह से इनका नाम सिल्क रूट पड़ गया। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि यहाँ से सिर्फ सिल्क ही ट्रेड किया जाता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। साथ ही साथ अदर थिंग्स भी यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती थी। दूसरा पॉइंट हम समझते हैं, फ्लो ऑफ प्रीशियस मेटल फ्रॉम यूरोप टू एशिया। हमारा जो माल है वो यूरोप की तरफ एक्सपोर्ट होकर जाता था एशिया की तरफ से, तो रिटर्न में एशिया की तरफ से हमारे पास क्या आता था, प्रीशियस मेटल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते थे, है ना, रिटर्न में। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे समझेंगे, वेरियस फूड आइटम्स also offer very good example of long distance cultural exchange, है ना। तो साथ ही साथ हमें यहाँ पर बहुत सारे फूड आइटम से भी ये पता चलता है कि किस तरीके से हमारा ट्रेड और कल्चर एक दूसरे से लिंक था, वो यहाँ पर फूड आइटम्स भी बताते हैं। साथ और क्या चीज हमें देखने को मिलती है कि इन रूट्स के थ्रू, सिल्क रूट्स के थ्रू यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज, मुस्लिम प्रीचर्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज, मुस्लिम प्रीचर्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स ऑल्सो ट्रेवल्ड। ठीक है, इन रूट्स के थ्रू ये लोग भी ट्रेवल करते थे। क्यों ट्रेवल करते थे, ये लोग अपने धर्म का प्रचार करते थे, है ना। जैसे क्रिश्चियन मिशनरी प्रचार करने आती थी अपना, है ना, मुस्लिम प्रीचर्स थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ये सब लोग अपने धर्म का प्रचार करते थे, तो इन्हीं रूट्स के थ्रू लोग जाते थे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें पता लगता है किस तरह कि जो हमारा ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज है वो ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, मैंने इसको टॉपिक की फॉर्म में आपको पूरा समझाने की कोशिश करी है। मुझे लगता है आपको ये अब समझ में आ चुका होगा और ये टॉपिक आपका तैयार हो चुका है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं। यूरोपियंस फ्ली टू अमेरिका व्हाई। अच्छा, इसमें ये पूछा गया है कि जो 19th सेंचुरी है उसके दौरान जो यूरोपियंस थे वो अमेरिका की तरफ क्यों मूव करना शुरू कर दिया उन्होंने, या माइग्रेट करना क्यों शुरू कर दिया, तो हमें ये समझाना है। तो 19th सेंचुरी के दौरान हम समझते हैं यूरोपियंस वर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर। ठीक है, तो हो क्या रहा था बच्चों, 19th सेंचुरी के दौरान जो यूरोप था ना उसके अंदर बहुत ज्यादा भुखमरी, गरीबी, ये सब चीजें देखने को मिल रही थी। वहाँ के जो लोग थे वो पॉवर्टी और हंगर यहाँ पर फेस कर रहे थे, यानी गरीबी भी फेस कर रहे थे और साथ ही साथ भुखमरी भी फेस कर रहे थे, है ना। यहाँ पर समझेंगे, सिटीज वर ओवरक्राउडेड एंड डेडली डिजीज वर वाइड स्प्रेड। ठीक है, जो सिटीज थी वो ओवरक्राउडेड होती चली जा रही थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत कम था और वहाँ की जनरेशन बढ़ती चली जा रही थी, सिटीज ओवरक्राउडेड होती चली जा रही थी। ठीक है, रिलीजियस
रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वर राइजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो धर्म थे ना, जो रिलीजन थे लोगों के, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते चले जा रहे थे। आए दिन की यहाँ पर लड़ाई दंगे हमें देखने को मिल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमें आपसे नेक्स्ट पॉइंट, रिलीजियस डिसेंटर्स वर परसिक्यूटेड। रिलीजियस डिसेंटर से यहाँ पर क्या मतलब है, जो लोग धर्म के खिलाफ जाते थे, उनके साथ एग्री नहीं करते थे, उनको यहाँ पर प्रताड़ित किया जाता था, उनको यहाँ पर दंड दिया जाता था। ठीक है, तो जो लोग रिलीजियस डिसेंटर्स हुआ करते थे, है ना, धार्मिक मतभेद रखते थे, उनको यहाँ पर उनको यहाँ पर दंड दिया जाता था, सजा दी जाती थी। नेक्स्ट, अमेरिका प्लांटेशन वर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर फॉर द यूरोपियन मार्केट। तो जो अमेरिका था वो यूरोपियन मार्केट्स के लिए यहाँ पर क्या कर रहा था, प्लांटेशन कर रहा था कॉटन और शुगर की। तो ये जो प्लांटेशन हो रही थी उसमें उसको कर कौन रहा था, यहाँ से इस प्लांटेशन को करवाने के लिए यूरोप से स्लेव्स को लेकर जाया जा रहा था, मतलब लोगों को यहाँ से लेकर जाया जा रहा था और वहां पर जाके मजदूर बना दिया जा रहा था, इनको गुलाम बनाकर इनसे काम करवाया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट रीजन हम यहाँ पे समझते हैं, पीपल ऑफ यूरोप फेस जॉब शॉर्टेजेस, राइजिंग टैक्सेस एंड फेमाइन। तो जो यूरोप के लोग थे वो यहाँ पर दो तीन चीजें और फेस कर रहे थे, जैसे कि जॉब तो थी ही नहीं, जॉब तो बहुत कम थी, संख्या बहुत बढ़ती चली जा रही थी, टैक्स भी बढ़ते चले जा रहे थे, है ना, इनकम लोगों की है नहीं, टैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और यहाँ पर हमें फेमाइन भी देखने को मिलती है, अकाल भी पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे समझते हैं, अमेरिका परसीव्ड एज द लैंड ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। और जो लोग हैं उनको अमेरिका जो है एक तरीके से लैंड ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा था। हम अगर अमेरिका की तरफ चले जाएं या अमेरिका में चले जाएं, ठीक है, तो वहां पर जाकर हम दो रोटी कमा सकते हैं, वहां पर जाकर हम काम कर सकते हैं, अपनी जो लाइफ है उसको अच्छे से सेटल कर सकते हैं, मनी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी जो रेस्पेक्ट है उसको वापस से ला सकते हैं। तो ऐसा लोग सोच रहे थे, ऐसी बहुत सारी चीजें थी, है ना, गरीबी, भुखमरी, ये सारी चीजें, जॉब थी नहीं। ठीक है, सिटीज जो ओवर क्राउडेड होती चली जा रही थी, जो रिलीजियस डिसेंटर्स थे उनको सजा दी जाती थी। ठीक है, लोगों को ले जाकर गुलाम बनाया जा रहा था। तो ये बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर यूरोपियंस फेस कर रहे थे, जिस वजह से वो अमेरिका की तरफ भाग रहे थे। ठीक है, तो मुझे लगता है ये टॉपिक अब आपका रेडी हो चुका होगा और आपने इसको बड़े अच्छे से समझ लिया होगा। इन जो भी टॉपिक्स मैं करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और जो बच्चे अभी भी ये सोचकर बैठे हैं कि हमारे लिए तो भगवान ही उतर कर आएंगे और वही हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे, उसके बाद ही हम लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, है ना, तब तक हम कुछ नहीं करने वाले हैं। तो मेरे बच्चों, मेरे छोटे भाई बहनों, इस बात को ध्यान रखना, भगवान ऊपर से उतर के नहीं आने वाले, भगवान ने ही हम लोगों के यहाँ पर आपकी मदद के लिए भेजा है, ये ध्यान रख लीजिए। ठीक है, अगर आप लोग अभी अपनी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, इन टॉपिक्स को तैयार नहीं कर रहे हैं, जो हम वीडियोज आपके लिए बनाकर आपको दे रहे हैं, आप उनको गौर से नहीं पढ़ रहे हैं, उनको कंसंट्रेटेड होकर नहीं पढ़ रहे हैं, सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो एग्जाम वाले दिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप लोग पछताने वाले हो। तो ऐसी गलती क्यों करनी, क्यों आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते। ठीक है, अभी से तुरंत आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, मेरे साथ जो भी टॉपिक मैं करवा रहा हूँ वो करते जाइए, अभी भी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं। ठीक है।